Good evening, dear students. Welcome to my YouTube channel. Today, we are going to discuss your first chapter of biology, that is life processes. आज हम आपका फर्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस और हम इस चैप्टर के फर्स्ट 2 पेजेस को कवर करेंगे आज। और जो ये फर्स्ट 2 पेजेस है इसमें से आपकी मोर ऑफ इट इज फाउंडेशन ऑफ योर चैप्टर। जो आपके चैप्टर की फाउंडेशन है वो आपकी इन्हीं 2 पेजेस से बिल्डअप होगी। सो ट्राई टू रीड इट वर्ड बाय वर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से। लाइफ प्रोसेस जैसे नाम से पता लग रहा है वो प्रोसेसेस जो आपकी लाइफ का मेंटेनेंस जॉब कर रहे हैं। जैसे कि आप सुबह उठ रहे हो, आपको खाना खाना है, न्यूट्रिशन। आप रेस्पायर करते हो, दैट इज रेस्पिरेशन। आप वेस्ट आपकी बॉडी में आपने खाना खाया वो ट्रांसपोर्ट होता है हर जगह, ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन। और जो वेस्ट मटेरियल है दैट इज थ्रोन आउट ऑफ योर बॉडी, दैट इज एक्सक्रीशन। तो जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जो बॉडी के अंदर होती हैं दैट इज कॉन्स्टिट्यूट योर लाइफ प्रोसेस। जैसे जो स्टूडेंट्स क्लास 11th में मेडिकल लेंगे दे विल कम टू नो कि उनका पूरा यही चैप्टर विल बी फॉर्मिंग अ यूनिट जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें आप पहला चैप्टर न्यूट्रिशन पढ़ते हो, दूसरा रेस्पिरेशन पढ़ते हो, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, देन एक्सक्रीशन, देन ऑल्सो आपकी जो बायो का सेकेंड चैप्टर है मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर नंबर 7 वो आप हॉर्मोन्स पढ़ते हो। तो फ्रॉम द वेरी बेसिक टर्म इफ आई एक्सप्लेन यू व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज लाइफ प्रोसेस मतलब वो प्रोसेसेस जो हमारी लाइफ को चलाने के लिए हेल्पफुल होती है, दैट कॉन्स्टिट्यूट योर लाइफ प्रोसेस। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का वो आपको एक आइडिया देगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लिविंग बीइंग एंड अ नॉन लिविंग बीइंग। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स ब्रीथ, लिविंग थिंग्स ईट फूड। तो उसने कंपेयर किया है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को। और एक लिविंग थिंग जो आपको दिख रही है लिविंग उसको तो आप बोल देते हो लिविंग, लेकिन एक वो चीज लिविंग जो एक्चुअली में लिविंग है बट इट इज नॉट प्रिटेंडिंग यू। लाइक इफ यू आर स्लीपिंग you never know that you are living or you are dead. So how do we tell the difference between what is alive and what is not alive? आप कैसे डिफरेंस बताते हो कौन सी चीज लिविंग है और कौन सी चीज लिविंग नहीं है। इफ वी सी अ डॉग रनिंग तो वो भागता हुआ अगर हमें नजर आ रहा है, और अ काउ चूइंग कर्ड जैसे वो जुगाली करती है काउ, और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, we know that these are living beings. क्यों? क्योंकि हमें इनमें क्या नजर आ रही है, we are able to see the movement. What if the dog or the cow or the man were asleep? लेकिन अगर ये सो रहे हो तो क्या हम इनको नॉन लिविंग बोलेंगे क्योंकि उसमें मूवमेंट तो हो नहीं रही। आपकी क्लास 11th में भी जो फर्स्ट चैप्टर है उसके पहले 4 पेजेस के अंदर आपको यही सब चीजें बताई हुई हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग के लिए कौन सा क्राइटेरिया बेस्ट क्राइटेरिया है कि एक चीज लिविंग है और एक चीज नॉन लिविंग है। अभी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। We would still think that they were alive, but how did we know that? We see them breathing and we know that they are alive. But what about plants? प्लांट्स की अगर हम बात करें तो हम उनको तो ब्रीथ करते हुए नहीं देखते, तो इसका मतलब प्लांट्स नॉन लिविंग है, ऐसा नहीं है। How do we know that we see them green? Some of us will still say that what about those plants जिनकी leaves green नहीं होती? There are so many plants जिनकी leaves green नहीं होती. They grow over time, so we know that they are alive. Some will say, in other words, we tend to think some sort of movement, either growth related or not, as common evidence for being alive. हम ग्रोथ की बात करते हैं, बट अगर मैं इस ग्रोथ की बात करूं तो आई कैन ऑल्सो डिबेट ओवर दिस टॉपिक। अगर एक माउंटेन है वो ग्रो कर रहा है, वेदरिंग हो रही है रॉक्स की, वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, तो वो फिर लिविंग हुआ क्योंकि वो ग्रोथ तो कर रहा है, बट दैट इज नॉट एक्सटर्नल, दैट इज एन एक्सटर्नल ग्रोथ। हम इंटरनल ग्रोथ की बात करते हैं मोर ओवर व्हेन वी स्पीक अबाउट लिविंग बीइंग्स। बट अ प्लांट
that is not visibly growing is still alive. And some animals can breathe without visible movement. तभी हमें खाली मूवमेंट को एक क्राइटेरिया नहीं लेना चाहिए कि एक ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है. आपको ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर, जब हम बोलते हैं ना कि ये बहुत अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ गए पेपर में, तो वो इसी तरीके के क्वेश्चंस बनाएंगे. व्हाई विजिबल मूवमेंट एज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज नॉट इनफ. तब आप बताओगे कोई चीजें जो हमें लिविंग होती है लेकिन उसमें मूवमेंट नहीं नजर आ रही होगी, स्टिल दे विल बी कंसीडर्ड एज लिविंग. अब हम बात करते हैं मोर ऑफ मेटाबॉलिज्म की. मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई. अब हमारी बॉडी के अंदर सेल्स है, सेल्स टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. So movement over very small scales will be invisible to the naked eye. हम देख ही नहीं सकते हैं. हमारी बॉडी में सेल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स भी मूव कर रहे हैं. Movement of molecules, for example, is this invisible molecular movement necessary for life? More of हम बायो के टर्म्स में इसको बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस. क्या बोलते हैं हम? बायोकेमिकल रिएक्शंस. राइट, ध्यान से समझेंगे हम. Is this invisible molecular movement necessary for life? If we ask this question to professional biologists, they will say yes. क्यों? जब तक मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा होगा तब तक हम बोलते कोई भी चीज लिविंग नहीं है. तो बायोकेमिकल एक्टिविटीज, जितने भी हमारे सेल के अंदर सेल में चीजें टूट रही हैं, जुड़ रही हैं. टूटना और जुड़ने से मेरा क्या मतलब है अभी हम समझते हैं इसको. मैं वर्ड यूज कर रही हूँ बार बार, मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म के अंदर दो मेन टर्म्स आती हैं. एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म. कैटा मतलब चीजों का टूटना और एना मतलब चीजों का जुड़ना. जैसे फोटोसिंथेसिस है, उसमें CO2 वाटर ये सब जुड़ते हैं तो ग्लूकोज बनता है. और कैटाबॉलिज्म में जैसे हम खाना खाते हैं, ग्लूकोज, आप ऑक्सीजन भी लेते हो, बट दैट ऑक्सीजन हेल्प्स इन द बर्निंग ऑफ द फूड. बर्निंग मतलब खाना जल नहीं रहा है, खाने का ब्रेक डाउन हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है टू रिलीज एनर्जी. अब वो कह रहा है कि जिन जिन मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हो रही होंगी वो चीजें लिविंग है. लेकिन अब इसने यहाँ पर फिर कॉन्ट्राडिक्ट किया है. जैसे हमारे पास वायरसेस है, हमें पता है कि जो वायरस है वो एक कॉन्ट्रोवर्शियल ऑर्गेनिज्म है. वो ना ही लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है. क्यों? जब वो सेल के बाहर है तो वो नॉन लिविंग है, जैसे ही वो सेल के अंदर एंटर कर जाता है तो वो एक लिविंग एंटिटी है, क्योंकि वो एक हमारी मशीनरी को यूज करता है. In fact, viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cells. जब तक वो किसी सेल को इन्फेक्ट नहीं करेंगे, they are non-living, and that is partly why there is a controversy about whether they are truly alive or not. So why are molecular movements needed for life? Molecular movements की जरूरत है क्या है? हमारी बॉडी में सेल्स हैं, सेल्स क्या बनाते हैं? टिश्यू. टिश्यू क्या बनाता है? ऑर्गन. ऑर्गन क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम क्या बनाता है? ऑर्गेनिज्म. So why at the very first go molecular movements are needed for life? We have seen in earlier classes that living organisms are well organized structures. They can have tissues. Tissues have cells. उल्टा बता रहा है ये, मतलब कि organs हैं, फिर tissues हैं, फिर cells हैं. And cells have smaller components in them and so on. Because of the effect of the environment, this organized ordered nature of living structures is very likely to keep breaking down over time. हमारी बॉडी में चीजें जुड़ती हैं, टूटती हैं. There is a turnover of everything. If this order breaks down, the organism will no longer be alive. अगर हमारा मेटाबॉलिज्म खराब हो जाए तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे. So living creatures must keep repairing and maintaining their structures. उनको अपने स्ट्रक्चर्स को रिपेयर भी करना. हमारी बॉडी में हमारे सेल्स भी मरते रहते हैं और न्यू सेल्स भी बनते रहते हैं. अगर आपको चोट लग जाती है, आपकी स्किन की लेयर उतर जाती है,
थोड़े दिनों बाद एक नई स्किन की लेयर आ जाती है which shows that आपकी बॉडी में सेल्स आर बीइंग डिवाइडिंग एवरी टाइम. Since all these structures are made up of molecules, they must move molecules around. They must move molecules around all the time. So, what are the maintenance processes in the living organism? हम कहते हैं हमारा घर है, हमारा घर भी मेंटेनेंस मांगता है. हाउ कम? हम अपने घर में डस्टिंग करते हैं एवरीडे, हम घर में क्लीनिंग करते हैं, हम टेबल साफ करते हैं, अपनी बेसिक बेसिक कुछ कुछ चीजें करते हैं. सो ऐसे ही हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी भी तो मेंटेनेंस चाहिए. हमारी बॉडी को खाना चाहिए. बॉडी एक मशीन है, जब तक खाना नहीं दोगे वो चलेगी नहीं. सो द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर. अगर आप कह लो आप सारा दिन 2400 घंटे सो रहे हो 24/7, तब भी आपको खाने की जरूरत पड़ेगी. इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग. क्यों भाई? आप कहोगे हम कुछ और काम तो कर नहीं रहे, तो हमें खाने की जरूरत क्या है? अरे बॉडी के अंदर तो काम चल रहा है ना. सो इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन द क्लास, अब क्लास में सिर्फ आपको सुनना है बैठकर. इवन इफ वी आर जस्ट asleep, हम सो रहे हैं, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज टू गो ऑन एंड द प्रोसेस which together perform all this maintenance job of our body, they are called life process. उसको हम क्या बोलते हैं? Life process. So life processes are those physiological processes which all together perform the maintenance job of your body in order to keep your body running. Running मतलब भागने वाली running नहीं. Running means to make it work. जो अगर मशीन का काम चलना है, the machine, अगर आपकी कोई कार है वो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रही है, तो वो अपना काम परफॉर्म करेगी. आपकी बॉडी का भी कुछ काम है. अगर वो आपको सारे काम, वो सारे प्रोसेस जो आपको वो काम करने देती है, दैट इज योर लाइफ प्रोसेस. अब ध्यान से पढ़ते हैं. सिंस दीज मेंटेनेंस प्रोसेसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेकडाउन. अब ये सारी मेंटेनेंस प्रोसेस क्यों हो रही है? ताकि हमारी बॉडी का कोई डैमेज ना हो. And breakdown, energy is needed for them. Every time we need energy, so this energy comes from outside. How come? हम खाना खाते हैं, we eat food, ठीक है, और हमारी बॉडी में हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तो ऑक्सीजन भी आ रही है. So food in this presence of oxygen will break down into simple components and will release energy. यही डिफरेंस होता है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में. आप 11th में डिटेल में पढ़ोगे. ब्रीदिंग मतलब ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना. लेकिन जो आप खाना खा रहे हो इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, जब वो खाना बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आएगा, दैट विल ईट एनर्जी. सो सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेकडाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम. सो दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. और वो कौन से एस्पेक्ट में आता है? फूड, दैट इज योर न्यूट्रिशन, जिसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. कोई अपना खाना खुद बनाता है, कोई किसी पे डिपेंडेंट होता है, कोई डेड ऑर्गेनिक मैटर से खाना लेता है. सिमिलरली वी डिफाइन डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी टू द ऑर्गेनिज्म. तो एक प्रोसेस होनी चाहिए जो खाना हमारी बॉडी के बाहर से हमें अंदर की तरफ दे, which we call food, to the inside, and a process we commonly called as nutrition. आपको रटने की जरूरत ही नहीं है. Nutrition is a process which will help you to transfer your source of energy, that is food, from outside to inside of your body. अगर बॉडी का साइज, if the body size of the organism is to grow, additional raw material will also be needed from outside. हमें और चीजों की जरूरत पड़ेगी, राइट? सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स. हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं विच कंटेन लिविंग मैटर. पहले हम ऑर्गेनिक उनको बोलते थे, लेकिन आज हम ऑर्गेनिक किसको बोलते हैं? विच कंटेन्स कार्बन एंड इट्स रिलेटेड कंपाउंड्स. सो सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, most of these food resources are also carbon based. So depending on the complexity of these carbon sources, different organisms can use different kind of nutritional process. हम पढ़ेंगे अभी autotrophic, heterotrophic, saprotrophic, parasitic and many modes of nutrition. Right? अब आगे हम पढ़ते हैं
अब आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वैरीड। मैंने बताया किसी का डेड होगा, किसी का लिविंग होगा, किसी का खुद खाना बना रहे होंगे। सिंस द एनवायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, इट डिपेंड्स ना आप कहाँ पले बड़े हो, आप कहाँ पैदा हुए हो। These sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body. अब इस खाने को तोड़ना है ना, मैंने बताया था फूड हैज टू बी ब्रोकन डाउन, और वो किसकी प्रेजेंस में टूटता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और वो कहां से आया? दैट प्रोसेस इज रेस्पिरेशन। So the outside source of the food could be quite varied since the environment is not under the control of individual organisms. These sources of energy therefore need to be broken down. Food को तोड़ना है और built up in the body. Energy build up होगी in the form of ATP and must be finally converted to a uniform source of energy. अब हमारी बॉडी के अंदर जब खाना टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है। अब सिंपल याद रखो, जैसे हम पैसे खर्चते हैं, हमारे पास नोट होते हैं, सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे एटीपी क्या होता है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, दीज आर द पैकेट्स जिसके अंदर आपकी जो एनर्जी है वो स्टोर होती है। जब आपको जरूरत पड़ेगी आपकी बॉडी आपको एटीपी ब्रेक डाउन करवाएगी, क्योंकि आपको हर टाइम ऐसा थोड़ी है कि आपने अभी खाना खाया आपको अभी एनर्जी है, बट दैट एनर्जी सस्टेन्स। तो वो कैसे स्टोर हो रही है? इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो where were we uniform source of energy that can be used for various molecular movements needed for maintaining living structures as well as to the kind of molecules the body needs to grow. For this, a series of chemical reactions in the body are necessary. और हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हर टाइम चलता रहता है, राइट? So oxidizing and reducing reactions are some of the most common chemical means to break down molecules. For this, many organisms use oxygen sourced from outside the body. जैसे हम लोग, the process of acquiring oxygen from outside to use it in the process of breakdown of food is what we call respiration. मैं आपको already बता चुकी हूँ, breakdown of food in the presence of oxygen is your respiration. This is the difference between your breathing and respiration. अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन। जैसे हम अगरबत्ती जलाते हैं कमरे में एक कोने में, एंड द फ्यूम्स गेट रिलीज्ड ऑल ओवर द बॉडी। सो इन द केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होते। जैसे हम अगर हम अमीबा की बात करें, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं है, और जो उनकी जो बॉडी है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है एनवायरमेंट के। So in the case of single-celled organism, no specific organs for taking in food, exchange of gases, or removal of waste may be needed because the entire surface is in the contact with the environment. उनकी पूरी की पूरी body environment के contact में है। But what happens when the body size increases? जैसे हमारी body है, size बड़ा है, so in that case हमारी जो body है वो direct contact में नहीं है, तो हमारी बॉडी में डिफ्यूजन काम नहीं कर सकता। डिफ्यूजन मतलब वो प्रोसेस जो आपको चीजें हायर अमाउंट से लेकर लोअर अमाउंट तक लेकर जाएंगी, ओनली डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन, या फ्रॉम इट्स हायर अमाउंट टू लोअर अमाउंट। बट ऐसा केस हमारे अंदर पॉसिबल नहीं है। सो वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वेरियस बॉडी पार्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शंस दे परफॉर्म। We are familiar with the idea of these specialized tissues. आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, डिफरेंट टिश्यूज है हमारे अंदर, एपिथेलियल टिश्यूज है, नर्वस टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है। So we are familiar with the idea of these specialized tissue and their organization in the body. It is therefore not surprising that uptake of food and of oxygen will be a function of specialized tissue. जैसे ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है हमारे लंग्स के अंदर एल्वियोलाई करवाते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। Alveoli are the functional units of lungs. However, this poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body. अब हमने खाना भी ले लिया, ऑक्सीजन भी ले लिया, लेकिन उसको पूरी बॉडी को देना है, तो आपको एक नई प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी
जिसमें जो आपके खाना हर जगह ट्रांसपोर्ट कराएगा, एंड दैट कॉन्स्टिट्यूट्स योर नेक्स्ट प्रोसेस, सर्कुलेशन बोलो या ट्रांसपोर्टेशन बोलो. So this situation creates a need for a transportation system for carrying food and oxygen from one place to another in the body. जैसे आपने कोई चीजें शिप करवानी है, आपके पास सारा सामान यहाँ पर है, बट आपको पूरे ऑल ओवर सपोज दिल्ली में करवानी है, then you have to transport your cargo through some automobile, either car, bus, small automotive या कुछ भी, right? सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर अब क्या आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, और वो कौन सा हमारा मेन, दैट इज योर ब्लड. सो व्हेन केमिकल रिएक्शंस यूज द कार्बन सोर्स एंड द ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन, दे क्रिएट बाई प्रोडक्ट्स. अब हमारी बॉडी में चीजें टूट रही हैं, एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होंगी, दैट आर वेस्ट प्रोडक्ट्स, and that has to be excreted out of the body. और उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन. जैसे स्वेटिंग होती है हमें, दैट इज ऑल्सो एक्सक्रीशन. फीकल मैटर हम एक्सक्रीट करते हैं, यूरिन, दैट इज ऑल्सो अ वेस्ट मटेरियल. अमोनिया, सॉल्ट्स, when chemical reactions, urea, uric acid, when chemical reactions use the carbon source and the oxygen for energy generation, they create byproducts that are not only useless but also harmful. हम बॉडी में इकट्ठा नहीं कर सकते उसको. आपने देखा है कभी किसी पर्सन की किडनी खराब हो जाती है, किडनी ट्रांसप्लांट फटाफट करते हैं ताकि टॉक्सिक मटेरियल बॉडी के अंदर इकट्ठा ना हो. So these waste products are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by the process called excretion. So again, if the basic rules for body design in multicellular organisms are followed, a specialized tissue for excretion will be developed, which means that the transportation system will need to transport waste away from the cells to the excretory tissue. अब ट्रांसपोर्ट अच्छी चीजों का भी होगा और बुरी का भी होगा, फ्रॉम द सेल्स टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो अभी हमने मेन न्यूट्रिशन पढ़ा, खाने को लेना, फिर हमने पढ़ा रेस्पिरेशन, देन कम्स योर ट्रांसपोर्टेशन, एंड देन कम्स योर एक्सक्रीशन. अब बोलोगे ट्रांसपोर्टेशन तो यहाँ भी दिया हुआ है, वो इसलिए दिया हुआ है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स आपके सेल्स बना रहे होंगे, दैट हैज टू बी टेकन अवे फ्रॉम द बॉडी. सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द gist of the chapter, the foundation of the chapter, what is life process, what is the difference between living and non-living beings, why there is a need for life process, what is the function of each life process, and what actually constitutes the difference between unicellular organisms and the multicellular organisms. So that's all for today. We are going to study in detail nutrition in the next video.